हेलो बेटा। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, इस के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये मेथड है क्या पहले तो। ठीक है, देखो बेटा, हम केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में, हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, किसी रिएक्शन की अगर रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या उसका ऑर्डर निकालना है, या उसका आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए वेरियस मेथड दिए गए थे, जिसमें ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, इसी में जैसे एक इनिशियल रेट मेथड भी हमारे पास आता है। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से हम दिए हुए डाटा के बेस पर उस रिएक्शन का रेट लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट की ऑर्डर निकाल सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं और उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे इस मेथड से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप देखोगे क्वेश्चंस की हेल्प से। तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपकी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। तो जैसे मैं न्यूमेरिकल अगर थोड़ा रीड करूं तो इसको मैं बता रहा हूं आपको कि दैट इज द फ्लोइंग रेट डाटा। ठीक है, एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन दी हुई है, उसके लिए डाटा दिया हुआ है हमें। 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और 4 एक्सपेरिमेंट का डाटा ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ A reactant 0.1, concentration of B reactant 0.1 and initial rate for that experiment is 6.0 into 10 raised to power minus 3। ठीक है, इनिशियल रेट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ आपके पास। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, इस डाटा की हेल्प से हमें रेट लॉ निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ठीक है, रिएक्टेंट का, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। कैसे ये न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो इसके लिए बेटा हमें पहले ये स्टेप करना होता है कि दी हुई जनरल जो रिएक्शन है उसके लिए पहले आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन अगर शो करें तो दैट इज अकॉर्डिंग टू, यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। हमने पढ़ा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of the reactant raised to the power of some its experimental measured values। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है, ए रिएक्टेंट आपके पास आएगा। अब इसमें ये जो ऑर्डर है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से कि इसकी पावर जो है वो अल्फा है, MNAB या अल्फा बीटा कुछ भी आप मान सकते हो। हमने AB अल्फा मान लिया। ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट जैसे B है तो इसका हमने पावर इसकी मान ली दैट इज बीटा। ठीक है, हमें इस डाटा की हेल्प से ही अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इनका सम करके ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन अपने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डाटा दिया इसको अगर हम शो करके बताएं तो जैसे रेट हमारे पास दी हुई है दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डाटा को, दैट इज R1। एक्सपेरिमेंट 1 की बात करें तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए मैंने R1 लिख दिया। R1 के लिए जो रेट है वो हमारे पास आ रही है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R1 करके लिख रहा हूं इसको। ठीक है, दैट इज 6.0 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू के concentration of A that one is 0.1 raised to the power alpha and concentration of B that is 0.1 raised to the power beta। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने नाम दे दिया दैट इज फर्स्ट, इसको आपने फर्स्ट नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो आपने 4 एक्सपेरिमेंट दिए, जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए उसके आपने इक्वेशन इस तरह से बनानी है। ठीक है, ऐसे आपके पास R2 करके लिख लो, रेट R2 करके लिख लो। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगी दैट इज 7.2 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज 0.3 रेज की पावर अल्फा इंटू 0.2 रेज टू की पावर बीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी सेकंड। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन यहाँ फर्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी इक्वेशन का आप नाम लिखते जाओगे इनका। ठीक है, वैसे हमारे पास आ जाएगा R3 दैट इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 रेज 2.88 into 10 raised to the power minus 1 is equal to K into concentration of A that is 0.3 raised to the power alpha into concentration of B reactant that is 0.4 raised to the power beta। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी थर्ड, दैट वन इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और वैसे आपके पास R4 इज इक्वल टू दैट इज 2.40 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस 0.4 रेज टू की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 रेज टू की पावर बीटा हमारे पास आ जाएगा। और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास
चार इक्वेशन हमने इस तरह से शो कर दी, सॉरी फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार इक्वेशन इस तरह से शो कर दी इसकी, ठीक है। तो पहले दिए हुए डाटा को आप इस तरह से लिख लोगे। अब मेन स्टेप हमारे पास बेटा स्टार्ट होता है कि आपने ये देखना है कि आपने किसी ए रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन के लिए या बी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के लिए देखना है कि नहीं दो एक्सपेरिमेंट में उनकी कंसंट्रेशन कहां पर कांस्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंट 1 में आपके पास बी की कंसंट्रेशन आपका 0.1 है, ठीक है। और वैसे आपके पास एक्सपेरिमेंट 4 में बी की कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में आपके पास कंसंट्रेशन क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, मतलब एक जैसी है 0.1 एंड 0.1, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को ले लेना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, बस ये ध्यान रखो किसी एक में से चाहे एक रिएक्टेंट की चाहे बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहां पर कांस्टेंट है उसको आपने लेना होता है, ठीक है। तो इसको लेने के लिए हमने क्या किया कि डिवाइड, मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन फोर्थ, ये फोर्थ वाली इक्वेशन मेरे पास है ना, ठीक है। जैसे डिवाइड इक्वेशन दैट वन इज इक्वेशन जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के डाटा को आप फोर्थ से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट बाय फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को आप फोर्थ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज R1 अपॉन R4, ठीक है। जो कि आपके पास आ जाएगा R1 अपॉन R4 दैट इज इक्वल टू R1 दैट वन इज 6.0 इंटू 10 रेज की पावर -3 आपके पास आ गया, ठीक है। और फोर्थ का है 2.4 इंटू 10 रेज की पावर -2 आपके पास आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा K concentration of this that is 0.1 raised to power alpha into 0.1 raised to power beta, ठीक है। अपॉन में आपके पास आ जाएगा K, ठीक है, 0.4 raised to power alpha, ठीक है, एंड 0.1 ये 0.1, ठीक है, 0.1 raised to power beta आपके पास आ जाएगा। जब आपने इस तरह से इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आपने देखा कि एक रिएक्टेंट है ए या बी रिएक्टेंट जिसकी पावर कांस्टेंट है उसको कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जब ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हुई तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, इसको अगर कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 6 अपॉन, यहाँ मैंने डेसिमल हटा दिया, 6.0 है, मैंने डेसिमल हटा दिया, मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, देख रहे हो आप, 6 अपॉन, मैं यहाँ पर 24 लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने 10 अपॉन में जो 10 आएगा वो 10 आपको ऊपर 10 रेज़ की पावर -1 बन जाएगा, और जो कि इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास दैट इज इंटू 10 रेज़ की पावर -3 अपॉन में भी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास 10 रेज़ की पावर 10 जो नीचे आएगा 10 रेज़ की पावर 1 ऊपर जाकर 10 रेज़ की पावर -1 हो जाएगा, और -1 बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगा तो -1 -2 कितना बन जाएगा, 10 रेज़ की पावर -3 बन जाएगा। तो मैथमेटिकली ये थोड़ा सा आपके बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के से के कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, के से के आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया 0.1 अपॉन 0.4, इस दोनों की पावर में कर देता हूँ, ये भी अल्फा है और इसकी भी अल्फा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, 6 1 और 6 4, तो ये आपके पास बन गया दैट इज 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज 1/4 रेज़ टू की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज अल्फा, ठीक है। अब बेटा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इसकी पावर भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि जिसकी कोई पावर ना हो, जिसकी कोई वैल्यू पावर ना हो, ठीक है, उसकी हमेशा क्या होती है, 1 होती है आपके पास, ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पर आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है, करना है। नेक्स्ट में इसके बाद अब अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया से, अब बीटा की वैल्यू निकालें तो फिर से वही चीज की हम देखेंगे कौन से दो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 and 3 कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट सेकंड एंड थर्ड आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड, फिर से मैं लिख रहा हूं दैट इज डिवाइड, दैट इज सेकंड बाय थर्ड, सेकंड को मैं थर्ड से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड को जब मैं थर्ड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज R2 अपॉन R3, ठीक है, R2 अपॉन R3, ठीक है, इज इक्वल टू R2 आपके पास कितना है, दैट इज R2 ये है आपके पास R2 7.2 इंटू 10 रेज़ की पावर -2, और नीचे आपके पास आ जाएगा दैट इज 2.88 इंटू 10 रेज़ की पावर दैट इज -1, ठीक है, 2.88 इंटू 10 रेज़ की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू, जो कि आपके पास बनेगा दैट इज इक्वल टू 0.k इंटू दैट इज k इंटू 0.1 रेज़ टू की पावर अल्फा, ठीक है, 0.2 रेज़ टू की पावर बीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा k इंटू
0.3 रेज़ टू पावर अल्फा, ठीक है, रेज़ टू पावर आपके पास बन जाएगा दैट इज सॉरी 0.3 आएगा बेटा, 0.3 ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, दैट इज 0.3 रेज़ टू पावर अल्फा, 0.2 रेज़ टू पावर बीटा, ठीक है। आगे हमारे पास आएगा दैट इज 0.3 रेज़ टू पावर अल्फा एंड 0.4 दैट इज 0.4 रेज़ टू पावर बीटा, ठीक है। ऐसे आपके पास बनेगा ये, ठीक। इसको अगर हम कैलकुलेट करें बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट दैट वन इज 7.2, हमारे पास यहाँ पर 2.88 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 72 इंटू 10 रेज़ की पावर हमारे पास बन जाएगा -3। मैंने यहाँ पर पॉन में 10 बनेगा और 10 को ऊपर लेके गया तो ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और पॉन में मेरे पास आएगा 288 इंटू, यहाँ पर पॉन में 10 रेज़ की पावर 2 आ रहा है, ठीक है, और ऊपर जाके 10 रेज़ की पावर -2 बन जाएगा और -2 और -1 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 रेज़ की पावर -3 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैं कर सकता हूँ दैट इज 2/4 रेज़ की पावर 2/4 रेज़ की 2 की पावर बीटा। इसको मैं 2 दैट इज डेसिमल के बाद डिजिट इक्वल है तो मैंने 2/4 करके लिख दिया और इस रेज़ टू की पावर सारे की बीटा आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। अगर हम 72 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करें तो 288 आएगा, तो 1/4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 2/4 रेज़ टू की पावर बीटा, ऐसे आपके पास आ जाएगा इसको 2/4, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी इसको मैं कैंसिल आउट करके अगर यहीं पे लिख दूं तो ये बन जाएगा 1/2 आपके पास आ जाएगा, दैट इज 1/2 रेज़ की पावर बीटा आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको अगर आप पहले हमने बेस इक्वेट करने, इक्वल करने हैं, तो बेस को इक्वल करना हो तो बेस को इक्वल करने के लिए जैसे 1/4 है तो 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 मैं यहाँ पर लिख करके लिख देता हूँ दैट वन इज 1/2 रेज़ टू की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 ये रेज़ टू पावर 2 किया तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 2 बार किया तो 1 आ गया आपके पास और 2 को 2 बार किया तो 4 आ गया, तो 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेस इक्वल, बीच में इक्वल टू का साइन है तो आपके पास पावर क्या होंगी, आपके पास इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये बन जाएगा दैट इज वी कैन से दैट ऑन इक्वेटिंग द रिजल्ट वी गेट बीटा इज इक्वल टू 2, तो बीटा आपके पास 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बेटा हमने इस कैलकुलेशन, मेन आपके पास ये कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, गिवन डाटा के बेस पर अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो आपके पास पावर होती है वो फाइंड आउट करनी है और उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने ध्यान में रखना है कि दिए हुए डाटा में देखना है कि आपके पास कौन सी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। उन्हीं दो एक्सपेरिमेंट के डाटा को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले फर्स्ट एंड फोर्थ को किया, बी की कांस्टेंट थी, यहाँ पर आपके पास सेकंड और थर्ड की कांस्टेंट थी, उस कैलकुलेशन के बेस पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं आगे करूं तो आगे हमारे पास, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से स्पेस कम है थोड़ा सा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये दैट वन इज इक्वल टू, यहां कर रहा हूं इसको कि हमने निकाला अल्फा आपके पास आ गया 1, दैट इज अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी 1 और बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी 2, ठीक है। तो आपके पास यहां से पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, और बी रेज़ की पावर क्या आ जाएगी, बी रेज़ की पावर 2 आपके पास आ जाएगी, ठीक है, रिएक्टेंट बी की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है दैट इज सेकंड आपके पास यहाँ पर पूछा हुआ है दैट वन इज इक्वल टू, हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पूछा हुआ कि रिएक्टेंट ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालिए, तो हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर निकाले तो वो कितना हो रहा है दैट इज 1, ठीक है। और वैसे आपके पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वो कितना हो रहा है 2, ठीक है। और अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा दैट इज सम ऑफ द पावर दैट इज 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो ओवरऑल ऑर्डर इस करेक्शन का 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ओवरऑल ऑर्डर को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है कि दैट इज कैलकुलेट द वैल्यू, अब ये थर्ड जो हमें पूछा हुआ है इसमें कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, तो रेट कांस्टेंट हमें निकालना और उसकी यूनिट निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट के आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन से अगर मैं लूं, ठीक है, तो इसमें से रेट कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं दैट इज के इज इक्वल टू, मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, यहां से के, ये के रहने दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दैट इज रेट, ये रेट है आपके पास रेट, और इस वैल्यू को इस साइड लेके आ जाओ तो रेट डिवाइडेड बाय दैट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ की पावर अल्फा, अल्फा जो कि मेरे पास कितना है दैट इज 1 ले लेता हूं, और बीटा बी रेज़ की पावर बीटा कितना दैट इज 2, मैंने ये वाली वैल्यू इसको मैंने यहां से
सही ढंग से लिखा कि के की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आपके पास आ गई, ठीक है। तो के इज इक्वल टू, अगर हमें के फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए रेट आप ले लो, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रेट ले लो, दैट इज 6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है। इनिशियल रेट आपने ये ले ली, ठीक है। और यहां से ए, इसके रिस्पेक्ट में आपके पास 0.1 दैट इज 0.1 रेज़ टू की पावर 1 आ गया, ठीक है। 0.1 रेज़ टू की पावर आपके पास 2 आ गया ये, ठीक है। ऐसे आपने इसको लिख लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके रिजल्ट क्या बनेगा, फिर से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसकी कि के इज इक्वल टू, यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं, दैट इज के इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू 10⁻³ बेटा। यहाँ पे देखो 1/10 आएगा आपके पास, ठीक है। ऊपर जाके क्या बनेगा आपको 10⁻⁻1 बनेगा, 10⁻⁻1, और यहाँ पे 1/10 को 2 बार किया तो 100 आएगा आपके पास, ठीक है। 0.1 है, ठीक है। तो इसको आपके पास क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास दैट वन इज, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट मैथमेटिक्स के बेसिक्स से बताऊं तो ये बना 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आपके पास क्या आएगा, दैट इज ये 1/10 बनेगा, रेज़ टू की पावर 2 है, ठीक है। तो 10 को 2 बार किया तो 100 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 10⁻⁻2 आपके पास आ गया, ठीक है। 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास बन जाएगा, दैट इज के इज इक्वल, यहाँ लिख रहा हूं मैं, दैट इज के इज इक्वल 6 इंटू 10⁻⁻3 बेस इक्वल है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, बेस इक्वल है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई का साइन तो ऐड हो जाएंगी, तो बन जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है, प्लस -2, तो -2 आपके पास आ जाएगा, -1 -2 ऐड कर दी ना मैंने, -1 -2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोअर क्लासेस का, चलो ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। 10⁻³ आपके पास आ गया, तो ये कट गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज के इज इक्वल टू 6, दैट इज 6, ठीक है। अब इसके लिए हमें यूनिट निकालनी है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट कितनी है, ठीक है, 6.0। तो यूनिट में अगर निकालो तो यूनिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमें ऑर्डर पता है तो हमें इसकी यूनिट कैसे निकालनी, तो यूनिट निकालने के लिए जैसे इसमें पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, तो आप इसके लिए याद रखोगे एक्सप्रेशन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, दैट वन इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन रेज़ टू की पावर -n, ठीक है, पर टाइम, ठीक है, पर टाइम। तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं पर टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है। और हमारे पास एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, दैट इज एन, आपके पास इस सेक्शन का ऑर्डर आएगा आपके पास, तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 3, ठीक है। तो 1 - 3, और टाइम के लिए आपके पास पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, दैट इज मोल पर लीटर, ठीक है, रेज़ टू की पावर -2 पर सेकेंड। -2 को अंदर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा आपका, दैट इज पर मोल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज पर मोल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर अंदर लेके आए तो लीटर स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट रख के और मल्टीप्लाई करके 2 1 का 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और पर सेकेंड, तो हमारे पास के की यूनिट आपके पास आ जाएगी, दैट इज मोल पर मोल स्क्वायर, ठीक है, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहां से हमने रेट कांस्टेंट भी निकाल दिया और उसकी यूनिट भी निकाल दी हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास है इनिशियल रेट मेथड, जिसमें गिवन डाटा के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मींस हम रेट लॉ निकालेंगे, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑर्डर निकालेंगे और उसके रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।